नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश का प्रश्न की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। प्रश्न है, मासूमों का गुनहगार कौन है? छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन तब तक मौत का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया था। उधर तमिलनाडु में महज 24 घंटे में जांच पूरी हुई और साफ पाया गया कि कोल्ड ड्रिप सिरप के बैच SR13 में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा जानलेवा जहर मिला है। वहां तुरंत अलर्ट जारी हुआ, उत्पादन रोका गया, कार्रवाई की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां 9 बच्चों की लाशें सवाल बनकर पड़ी थी, स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे थे कि दवा में कुछ भी नहीं मिला है। खांसी, पेट दर्द, बुखार, ये सब छोटे बच्चों में आम बीमारियां हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप खांसी के साधारण से लक्षणों के बाद अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाएं और वो बीमार पड़ जाए या उनकी जान ही चली जाए, तो आप क्या करेंगे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मामले सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जब जिंदगी दांव पर थी तो मौतों का इंतजार क्यों हुआ? ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें खांसी आई। अस्पताल से इन्हें कफ सिरप पिलाया गया, लेकिन एक के बाद एक इन बच्चों की जान चली गई। घर वालों का आरोप है कि बच्चों ने कफ सिरप पिया जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। ये हमने ये न्यूज़ में देखे, बच्चों का नाम आ रहा था, ये किडनी इन्फेक्शन से उनकी मौत हो रही थी, उनके नाम आ रहे थे। तो हमने देखा कि हमारा बच्चा सबसे पहले ख़त्म हुआ है दो तारीख को, तो उसका नाम नहीं आया था जी। इसके बाद हम सरकारी अस्पताल गए, यहाँ पे आई थी आशा कार्यकर्ता, उन्होंने पंचनामा बनाए, लिख के ले गए, लेकिन ऊपर की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमारा एक ही बेटा था, एक लौता था, हमारे आगे पीछे तब कुछ भी नहीं है। हम क्या करें? हमको इंसाफ चाहिए, बस यही सरकार से यही विनती है हमारी। जिन कफ सिरप की बात हो रही है उनके नाम बताए जा रहे हैं कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो DS। बताया जा रहा है कि कफ सिरप से मध्य प्रदेश में पहले बच्चों की मौत का मामला 24 अगस्त को छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में सामने आया था। उसके बाद कई बच्चों को परासिया अस्पताल से छिंदवाड़ा और फिर वहां से नागपुर के एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। नागपुर में अब भी 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। 2 बच्चे डायलिसिस पर हैं और 4 वेंटिलेटर पर हैं। अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि मामले ज्यादा हो सकते हैं। अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो सिरप के बारे में विपरीत प्रभाव की जानकारी मिली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसे तुरंत बैन कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 24 अगस्त को MP में पहला मामला सामने आया था। MP सरकार ने अब जाकर कोल्ड्रिफ सिरप पर पाबंदी लगाई है। CM मोहन यादव ने X पर पोस्ट किया है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली कंपनी कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। CM ने लिखा है कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस कार्रवाई से पहले 10 मासूमों की जान चली गई। कुछ की हालत गंभीर हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप को बैन किया गया है। कोल्ड्रिफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में नेक्स्ट्रो DS सिरप की जांच की जा रही है। कोल्ड्रिफ के स्टॉक को सीज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभी सिर्फ छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ की सप्लाई की जानकारी सामने आई है। कोल्ड्रिफ जो तमिलनाडु की फर्म बनाती है, वो कोल्ड्रिफ पे संपूर्ण प्रदेश में बैन है। जो भी उसका स्टॉक है, जहां वो तुरंत सीज करने के इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं और सब जगह इंस्पेक्शन करने के जहां जहां संभावना है कि उस पर्टिकुलर सिरप की सप्लाई हुई है, तो हम ड्रग इंस्पेक्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि हर प्रीमाइसेस की जांच करें और उसको सीज करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश में कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर जांच जारी है। जांच के तहत ये जानकारी सामने आई है कि CDSCO ने कुल 6 सैंपल लिए थे। जांच में सभी 6 सैंपल में TEG यानी हानिकारक केमिकल नहीं पाया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश FDA ने 13 सैंपल लिए थे, जिनमें से 3 की जांच पूरी हो चुकी है और इसमें भी TEG नहीं मिला। लेकिन हड़कंप तब मचा जब तमिलनाडु की जांच में सैंपल में ये हानिकारक मिला है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु FDA ने कांचीपुरम स्थित श्रेयसन फार्मा के कारखाने से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के सैंपल लिए थे। इनकी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2025 की शाम आई, जिसमें सैंपल में TEG की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। अब जरा इस जगह को देख लीजिए जहां पर ये दवा बन रही थी। ये कांचीपुरम का वही कारखाना है जहां कफ सिरप तैयार हो रहा था। इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुणवत्ता का क्या ध्यान रखा जाता होगा। कोल्ड्रिफ्ट सिरप इसे श्रेयसन फार्मा नाम की कंपनी बनाती है। यही वो कारखाना है जहां इस जहरीली कफ सिरप को बनाया जाता था। तमिलनाडु सरकार ने इस कफ सिरप को पूरे बाजार से हटाने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि DEG क्या है। डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक केमिकल है। इंडस्ट्रियल काम में DEG का इस्तेमाल होता है। पेंट प्लास्टिक में DEG का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाता है। DEG का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होता है। हमारा कोई जेवर नहीं है सर, हमारे पास सब कुछ रख दिया है। खेती भी गिरवे में रख चुकी है। कितना कुल खर्चा आया? 7 लाख करीब आ गया सर हमको। 7 लाख। अब हम कहाँ से करें? मेरी 3 ऑपरेशन है। मैं ऑपरेशन की भी पूरी फाइल बताऊंगी। पति पैरालाइज वाले है, ब्रेन लगवा इनको। अब मैं क्या करूँ? एक था, ये इकलौता बच्चा था मेरा। मैं क्या करूँ? सरकार से मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ ऐसा दे, सर्विस दो। हम पति पत्नी को, एक किसी को भी, हम क्या करेंगे? हमारा तो भविष्य ही खत्म हो गया सर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 2 साल या कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं ना दी जाएं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इस जानलेवा सिरप का प्रोडक्शन होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो प्रोडक्शन होता रहा और मौतें होती रही और आंकड़े अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 9 मामले सामने आए थे जिसमें 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी। वो आंकड़े बढ़कर 11 तक पहुंच गए हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका उन आंकड़ों में नाम भी नहीं है और परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो परेशान है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, BJP नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर कुमार प्रशांत, पारस शर्मा, फार्मा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले मैं आलोक वत्स जी आपकी ओर आना चाहूंगी। सीधा सवाल मेरा है, मासूमों की जानें जा रही है, आखिर उनका गुनाहगार कौन है? देखिए, जो कोई भी इसका गुनाहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी एक बार, आज से शायद 1 बरस पहले या 1.5 बरस पहले, हरियाणा में इस तरीके की किसी दवाई के कारण लोगों की मौत का मामला सामने आया था। तो जो लोग इस ड्रग को पास करते थे, कोई ड्रग ऐसे तो नहीं बेच सकता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके तहत इसका जांच किया जाता है। तो DEG नाम का ये जो इसमें केमिकल था या जो भी था, उसको कैसे पास कर दिया और बड़े पैमाने पर इसकी वहां पर सप्लाई गई, जिसके कारण 11 बच्चों की तो मौत हो चुकी है और बहुत से बच्चे ICU में हैं, वेंटिलेटर पे हैं और डायलिसिस पे हैं। तो अगर इतने छोटे बच्चे का डायलिसिस होगा तो उसकी जिंदगी क्या रह जाएगी? ये एक तरीके का जेनोसाइड मर्डर है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो लोग भी इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल ड्रग को इस तरीके से पास किया और जो भी कंपनी इसको बना रही थी और जो भी इसमें दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि ये एक तरीके का मर्डर है। आप पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं कि आप बच्चों की जान से खेल जाएंगे। कुछ भी आप इस तरीके का, पूर्व में भी विदेशों में भी कोई यहाँ से सप्लाई किया था,
वहां से भी शिकायतें आई थी कि वहां भी बच्चे मर रहे थे। तो हरियाणा की किसी एक फर्म का इसमें नाम सामने आया था, पता नहीं उस पर किस हद तक कार्रवाई गई, क्योंकि कुछ दिन तक ये मामला चला टेलीविजनों पे और अखबारों में, बाद में ये मामला शांत हो गया। तो इस तरीके का इसको शांत नहीं होने देना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको पब्लिकली सामने लाकर कि ये लोग दोषी हैं, इस तरीके की दवाई बनाकर देने में। बिल्कुल आलोक जी, ये तो उन पर बात जो का भी विषय हो सख्त गया, से सख्त कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? 24 अगस्त को पहला मामला सामने आया था, तभी हमें एक्शन लेना चाहिए था, बैन लगाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हमारे क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, मैंने भी उस समय कुछ टेलीविजन पर इंटरव्यूज देखे थे, एक ड्रग कंट्रोलर का भी देखा था और माननीय मंत्री जी का भी देखा था। तो उन लोगों को लगता है इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, मैं ऐसा मानता हूं, या किसी कारणवश वो इसको दबाना चाह रहे थे। लेकिन अब तो ये मामला सामने आ गया है, अब तो दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देने का वक्त है, जिस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, भूपेंद्र गुप्ता जी आपकी पूर्व ओर में आना जो चाहूंगी। ड्रग कंट्रोलर थे जी वो भी इस भूपेंद्र मामले गुप्ता का जी आपकी ओर आना उचित चाहूंगी। जानकारी नहीं थी, कितनी बड़ी लापरवाही हो चुकी है, और या तो खुद आलोक जी भी कहते नजर आ रहे हैं कि शायद वो दबाने की कोशिश कर रहे थे इस मामले को। एक बड़ी लापरवाही और इतने 11 बच्चों की मौतों की जो जांच है उसमें देरी भी अलग देखने को मिली। देखिए, इसमें दो प्रकरण है कि जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका इतना सत्यानाश बिठा दिया है इस सरकार ने कि मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद जो है छिंदवाड़ा से बच्चों को जो है आपको नागपुर रेफर करना पड़ता। इतना बड़े मेडिकल कॉलेज खोल, रोज जो है इसी बात की हल्ला मचाते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज खोले, दीवार बना के खड़ी कर दी, डॉक्टर नहीं है, पढ़ाने वाले डॉक्टर्स नहीं है, ये व्यवस्था आपने बर्बाद कर दी। दूसरी चीज ये है कि अगर जो है चेन्नई की जो लैब थी, FDA का अगर मान लीजिए जो है रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही, ये तो मस्ती चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भूपेंद्र जी आपकी ओर आऊंगी। डॉक्टर अनीता रमेश जी आपकी ओर आना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से अब ये दवाइयों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रोसेस क्या है जब डॉक्टर एक दवा को प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन उससे पहले कुछ एडवाइजरी होगी, खासतौर पर बच्चों के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, और दवाइयों की आखिर गुणवत्ता को कैसे जांचा जाए, ये इसको लेकर क्या कुछ सारी प्रोसेसिंग होगी? देखिए, एक जब दवा मार्केट में आते हैं, तो ये हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उनको बोलते हैं, उन्हीं से अभी नया बॉडी है दिल्ली में। ऑल द ड्रग्स हैज टू अंडरगो द टेस्टिंग, बैच के बैच तक टेस्टिंग होना चाहिए, वो जरूरी है। नया ड्रग आएंगे, जैसे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जिसके लिए फेज 4 भी स्टडीज भी चलना चाहिए, और बैच के साथ साथ व्हाट इज द इंग्रेडिएंट, उसका क्या साइड इफेक्ट्स, क्या टॉक्सिसिटी हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, पर्टिकुलरली बच्चों एंड प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर तो सब टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है बिफोर द ड्रग कम्स टू द मार्केट। सो उसी हिसाब से इट इज मैंडेटरी दैट सब दवा हमारा शुड गो थ्रू द ड्रग कंट्रोलर ऑफिस, टेस्ट होने के बाद ही मार्केटिंग राइट्स मिलना चाहिए। अभी बहुत नया लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है लोकली, जैसे इस दवा को किया गया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज भी इट्स क्रॉपिंग अप इन इंडिया। सो ये अच्छी बात नहीं है, वो लोग कुछ भी मेडिसिन मिला करके मार्केट में भेज सकता है। दिस इज वेरी बैड, इट शुड नॉट हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल ब्यूरो एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। कोई दवा जो प्रोसेस नहीं है विदाउट अप्रूवल कैन नॉट बी सोल्ड अक्रॉस द काउंटर। सो काउंटर के बिकॉज ये खतरनाक हो सकते हैं, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सो दिस रूल्स आई थिंक ये कंपनी बाईपास किए थे जो रूल्स एंड रेगुलेशन। बाद में जब खतरनाक होने लगे, हम लोग टेस्ट करने लगे, तब पता चल गया डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और क्या क्या है इसके अंदर, वी डोंट नो स्टिल नाउ। एंड कॉफ सिरप ऐसा है, बिफोर भी हम लोग सब मिल चुके हैं टीवी प्रोग्राम में, दिस हैज समथिंग कॉल्ड सेडेटिव,
उससे नींद आता है, एडिक्शन भी आता है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ मिसयूज ऑफ कफ सिरप आल्सो. एंड काफी हम लोग बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बिल्कुल। सो दिस टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन. वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन. इट्स अ गवर्नमेंट फॉल्ट. एंड ऑल्सो जो मैन्युफैक्चर करते हैं, दे डोंट हैव एनी एथिक्स एंड दिस इज वेरी बैड. बिल्कुल। पारस शर्मा जी फार्मा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे डिटेल ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी पारस जी, क्योंकि एक दवाई जब आती है उसका आखिर टेस्टिंग का क्या कुछ मायने हैं और किस बिहाफ पे उसे आगे पास किया जाता है, आगे सप्लाई की जाती है? देखिए, इसके थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आपने मुझे बुलाया है इस पैनल पर. तो ये प्रोडक्ट है, इसमें मैंने पढ़ा, इसमें फेनाइलेफ्रिन कॉम्बिनेशन है और कफ सिरप जो इन्होंने बनाया, जो ये ग्लाइकोल है, बेसिकली DEG जिसको बोलते हैं, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एक सॉल्यूशन को. बट हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये बंद हो चुका है, बैन हो चुका है, क्योंकि DEG का जो साइड इफेक्ट है वो किडनीज को अफेक्ट करता है और खासकर बच्चों में, जिससे उनसे मृत्यु हो जाती है. ऐसा ही केस 1.5 साल पहले जो है गाम्बिया में हुआ था, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के अंदर, जब ये एक हरियाणा बेस्ड कंपनी के जिसके बारे में बात किया था. इसके ऊपर प्रेशर जो है कंट्री के अंदर WHO के थ्रू आया, और क्योंकि एक इंटरनेशनल सिचुएशन बनी थी, इतनी डेथ हुई, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रिंजेंट इसके लिए लोगों ने, ड्रग अथॉरिटीज, CDSCO जो है, इन्होंने स्ट्रिंजेंट कर दिया कि कोई भी कफ सिरप में DEG नहीं डलेगा. DEG की जगह आजकल 2 और अलग सॉल्वेंट्स आ गए हैं, दैट इज एक्निसोल और प्रोपोसोल, जिससे वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनती रहती है. बट जब ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है 1.5 साल पहले, और CDSCO ने सर्कुलर्स निकाल दिए, सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया अवेयर हैं. एक ऐसी एज है, एक ऐसा समय है जहां पर इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट जाती है. 1.5 साल पहले ऐसा हो चुका है, बैन हो चुका है. तो ये तो मैं इस कंपनी की, मैन्युफैक्चरर की बहुत बड़ी भारी गलती है, उसके प्रोडक्शन मैनेजर की, और उनके जो सिस्टम है, जो इंटरनल है, कि हाउ उन्होंने ये कैसे DEG डाल दिया. अब सारी कंपनीज ने DEG, और उसमें मैंने पढ़ा इस रिपोर्ट के अंदर 48.6%. ये तो फैटल है. बहुत दुख की बात है कि इस कंपनी के जो इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन मैनेजर, QA QC डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, हर कुछ होती चीजें होती हैं, और अवेयरनेस इतनी है. 1.5 साल पहले ऐसा कुछ इशू हो चुका है ऑलरेडी. तो आई एम वेरी पहले भी सरप्राइजिंग. मामले सामने आए हैं, और बैन जब पूरी तरह से भारत में लगा हुआ है, उसके बाद भी उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये बड़ा सवाल है, बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर है. डॉक्टर कुमार प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया, बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, और मुश्किल से 1-2 हफ्ते के बाद ही उन पर काफी गहरा असर हो रहा है. अब जिन लोगों को वो दवा, जिन लोगों ने उपयोग कर लिया है, वो सबसे पहले क्या करें, ये भी बहुत जरूरी है जानना. जी, ये जो इसमें केमिकल होता है वो DEG होता है. जैसा कि आपने पहले बताया, DEG काफी नेफ्रोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक, ये तीनों होता है. तो बच्चों की किडनी भी खराब हो जाती है, नर्वस सिस्टम भी, ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, और लीवर भी डैमेज हो जाता है. तो ऐसे बच्चों को डायलिसिस पे ले जाना पड़ता है, और मेजर 3 ऑर्गन्स यदि इन्वॉल्व हो, डैमेज हो, तो बचने की संभावना भी कम हो जाती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ड्रग कंट्रोलर का ये फेलियर है, और इससे आगे बचने के लिए ये पूरे सिस्टम को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए कि फिर ये दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, जो कि बार बार हो रहा है. बिल्कुल, बार बार हो रही है. और क्योंकि जब पहले ही DEG इस पर बैन है पूरे देश में, उसके बाद भी इसका उपयोग किया जा रहा है. आलोक जी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार की तरफ से 24 घंटे के अंदर ही इसको जांच की गई और बैन कर दिया गया, हमारे यहाँ आखिर इतनी देरी क्यों लगी? मध्य प्रदेश में पहले तो बैन किया गया, फिर उसके बाद क्लीन चिट दी गई, उसके बाद फिर से बैन किया गया, आखिर अपनी ही बातों में अड़े नहीं रह पा रहे हैं? आलोक जी. भूपेंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरह से इस पूरे मामले के बाद
सवाल उठने लग गए। आखिर आपकी तरफ से किस तरह से घेराव किया गया सरकार का, किस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया ताकि बच्चों की जो जाने गई उन्हें न्याय मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके? ये पहला न्याय तो तब होगा कि हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जाए। किस आधार पे उन्होंने जो है इसको क्लीन चिट दी थी? उसके पहले भी जो है तमिलनाडु ने उनको जो है ये बताया था और उसके बावजूद भी उन्होंने 3 सैंपल उठा के और उसमें जो है क्लीन चिट दे दी। ये जो है अपराधियों को और बड़ी कंपनियों के साथ जो मिली भगत करने का जो मध्य प्रदेश में एक धंधा चल रहा है, इस धंधे को जब ये उजागर हो गया तो इसकी सजा भी किसी को मिलनी चाहिए। हमारी जीएमपी कंप्लायंस होती है, बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं मध्य प्रदेश में। क्या सारे कंप्लायंस जो है अवॉइड कर दी है, जांच नहीं होती है। हमारी ड्रग लेबोरेटरी क्या करती है? 80% मामलों में हम जो है चेन्नई के ऊपर आश्रित है। और आप इस मामले में तो सबसे बड़ा बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपनी लिबर्टी एक्सप्रेस चलाने लगती है। सीडीएसओ की रेफरेंस में भी इनको क्लीन चिट दी गई, मध्य प्रदेश में इनको क्लीन चिट दी गई। तो क्या इतना बड़ा, जब जैसे हमें वो फार्मेसी वाले बता रहे हैं कि 2-1.5 साल पहले इस पर बैन लग चुका है, तब उसके बाद ये सारे उसको क्लीन चिट किस आधार पर दे? 48% जिसमें जो है इतनी टॉक्सिसिटी है उसकी, तो उसमें बच्चों की जो है मृत्यु बिल्कुल जेनोसाइड हो। बीजेपी का बंदे सही कह रहे हैं और इस जेनोसाइड की जो है सजा होनी चाहिए इसके साथ। जो डायरेक्टर है इसका ड्रग लेबोरेटरी का, ही मस्ट बी पनिश्ड और जो हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्हें ये भी होश नहीं है कि उनके प्रदेश में इतनी बड़ी लेवल पर अगर कोई घटना घट रही है तो उसमें उन्हें कितना संयत बयान देना चाहिए, कितनी इस गंभीरता से उसकी जांच करवानी चाहिए। अगर उनको इस बात की भी समझ और तमीज नहीं है तो जो है इस डिपार्टमेंट में रहने को उनका कोई हक नहीं है। ये आप बताइए, चूहों से बच्चे मर गए मतलब और इन बच्चों की डेथ, इसकी डेथ और बच्ची एक नहीं होनी चाहिए। हुई है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे कुछ नहीं होता। आप ये बताएं कि ये बच्चों की डेथ ऑडिट होनी चाहिए, आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? खबर है सरकार अभी भी नहीं बता रही। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी से इसका सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर जवाब देने की उससे पहले डॉक्टर अनीता जी आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। और किन किन लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है बच्चों के अलावा, और कितना ज्यादा असर पड़ता है? बच्चों पे तो काफी गहरा असर देखने को मिला, लेकिन इनके अलावा भी बच्चों के लिए हम लोग देखे हैं न्यूरोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक, किडनी का टॉक्सिटी, स्पाइन, बच्चे के लिए स्पाइन। और अनदर वेरी वनरेबल पॉपुलेशन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला, बिकॉज इफ दे टेक इट कॉफ सिरप बोल करके, ओके सेफ है बोल करके, बिकॉज दिस विल ऑल्सो ग्लो, हमारा शरीर से ब्लड के अंदर से बच्चों को अफेक्ट हो सकता है, फीटस को अफेक्ट हो सकता है। सो दीज ड्रग्स आर विच इज not approved for children is also not approved for pregnant ladies. So अगर गलती से she has consumed in ये दवा, तो उसके हिसाब से ये भी खतरनाक हो सकते हैं। सेम टाइप ऑफ टॉक्सिटी, नर्व टॉक्सिसिटी हो सकता है, लिवर भी डैमेज हो सकता है, किडनी का भी डैमेज का शिकायत है। और उसके साथ साथ दिस में ऑल्सो अफेक्ट एल्डरली इंडिविजुअल, जैसे हमारा कैंसर पेशेंट्स जैसे हैं, दे हैव वेरी लो इम्यूनिटी, दे आर वीक, दे हैव एडवांस कैंसर, देयर परफॉर्मेंस स्टेटस सही नहीं है, देन डायबिटीज, तो रीनल ट्रांसप्लांट जो है, किडनी डायलिसिस चल रहा है, जिसको कैंसर का दवा चल रहा है, दिस इज ऑल्सो अनदर वनरेबल कम्युनिटी जिसमें एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट के ज़्यादा, बिकॉज उन लोगों का हार्ट से शुरू करके लंग्स से शुरू करके किडनी, लिवर आर नॉट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द वनरेबल पॉपुलेशन, एंड एनीबडी अबव द एज ऑफ 65, जैसा उम्र 60 के ऊपर 65 के ऊपर है, उनके लिए तो ऑटोमेटिकली द बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग वो काफी कम है, और उसी हिसाब से टॉक्सिक दवा वो सह नहीं सकते। सो अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, एल्डरली पेशेंट्स, रीनल ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, कैंसर पेशेंट, पल्मोनरी हार्ट के ट्रीटमेंट, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिनके पास है, उनके सबके लिए
ये दवा खतरनाक हो सकता है. बिल्कुल. So it should be completely stopped manufacturing and stopped marketing at manufacturing level. The stakeholders and the government, that is the controller of drug from India. बिल्कुल. आलोक जी वापस आ चुके हैं क्योंकि आलोक जी अभी भूपेंद्र जी ने सवाल सीधे तौर पर आपसे पूछा, बीजेपी से पूछा, और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बात कही, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफे की बात उन्होंने कही है. क्या स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे? जिम्मेदारी यहाँ पर उठाई जाएगी क्योंकि लापरवाही सरकार की भी. देखिए स्मिता जी, इस्तीफा मांगना कोई सलूशन नहीं है, मेरा अपना ऐसा मानना है. ठीक है, विपक्ष के तौर पर ये मांग सकते हैं इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा मांगना कोई इसका लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं है. तमिलनाडु में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई और तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने इसको पास किया. तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन नहीं है. तमिलनाडु ने 24 घंटे के अंदर बैन भी किया. देखिए बैन कब किया? जब ये इसने कहर ढा दिया उसके बाद. अभी तक तो सप्लाई होती रही. इसका मतलब वहां के ड्रग कंट्रोलर ने इसको पास किया. किस मोटिव से पास किया, क्या लेन देन लेके पास किया, ये सब अभी तहकीकात की चीजें हैं. हमारे यहाँ भी 24 तारीख को पहली मौत हुई, उसके बाद कुछ एक्टिव नहीं होना चाहिए था सरकार को, एक्शन नहीं लेना चाहिए था सरकार को. देखिए एकाएक अगर कोई मौत होती है, जब तक उसकी पूरी पुष्टि नहीं होती है किन कारणों से हो, तो किस पर कार्रवाई करें. जब ये पता लगे कि किस कारण से हुई है तभी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी. और आप ये जान लीजिए कि अब जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होगी. इसमें भी कहीं कोई शक शुबा नहीं है. ठीक है, अब कार्रवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल अब देखने को मिल रहा है 11 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है और जांच में इतनी देरी क्यों, ये भी बड़ा सवाल बनता है. बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. भूपेंद्र जी, आलोक जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अनीता जी, डॉक्टर कुमार प्रशांत जी, पारस जी हमारे साथ जुड़े. आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए. इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. देखना होगा कि बच्चों, मासूमों के जो गुनहगार हैं आखिर कब सराखों के पीछे पहुंचेंगे.